वहां बुजुर्ग औरतें और बुजुर्ग लोग कहते थे इशूज असल, और हमारे कुछ साथी कहते थे मुठ लाल शू टिक्काधारी तिलकधारी। वो आप गुजरात सब कुछ जानते हो, असल मेरे साथ बात मत करो। ये कब्रिस्तान की सियासत नहीं चलेगी, ये कमजोर दिल्ली नहीं है, ये वो दिल्ली नहीं है जो फैसले नहीं कर सकता। कश्मीरी मुसलमान जो है, आज भी कोई कश्मीरी पंडित मर जाता है उसके घर में जाके वो सारा वो करते हैं। मैं ये बात आपसे नहीं कह रहा, मैं उनके मुंह पे कहता था, तब भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, मुझे वो डर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं, उस वक्त नहीं कहता था, मैं मुंह पे कहता था। तो राणा साहब जब आपने कहा वर्किंग कमेटी में, मैं तो मुंह पे कहता था। का वो हमदर्द है जो अमन लाए, जो वो उन नासिर को करे, इसकी शिनाख्त करनी चाहिए कश्मीरियों को। कश्मीरी अवाम जो है ना बेसिकली शरीफ है, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और कश्मीरी जो है वो एक अपनी आइडेंटिटी का उसको प्राइड है, उसको डराया जाता है जब हुकूमत चली जाती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी खतरे में है। आजाद साहब की बात मैंने की, अब लोकल सियासत में कूद पड़े हैं, तो किस नज़र से देखते हैं आप? तो आजाद साहब का फैसला, आजाद साहब एक कदा हर सियासत में नहीं, वो आजाद साहब का देखिए 2009 आपने देखा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, 2010 देखा, 2015 देखा। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, कहां आज पत्थरबाजी, कहां आज हड़ताल, कहां आज पैलेट गन्स? पूछ रहा है, रिट किसी और की चलती थी, हड़ताल का ऐलान कोई करता था, बाजार बंद होता था। क्या गवर्नमेंट का रिट चलती थी? जितना प्यार उन्होंने दिया मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और मैं जो आम वर्ग कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसका भी शुक्रिया। ओके, वहां पे कहा कि साहब इसको यहाँ से निकालिए, अगर ये निकलेगा तभी होगा, नहीं तो हमारी तो साख ही खत्म होगी कश्मीर में, क्योंकि जम्मू का आदमी बैठा है। मैं तो ये कहता हूं कि 1996 से लेकर आज तक जहां ये सफाई हो रही है, 1996 से लेकर आज तक जितने भी लोग एमएलए रहे, एमएलसी रहे, मिनिस्टर रहे, एमपी रहे, चीफ मिनिस्टर रहे या जो भी रहे, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खुल, उन पे भी व्हाइट पेपर आना चाहिए, सब पे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आज जिस हस्ती से हम रूबरू हो रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरा मुराद देवेंद्र सिंह राणा साहब, जिनको उर्फ़ आम में शेर जम्मू भी कहा जाता है। आज 2020 के बाद आज हम इनसे रूबरू हो रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी उथल पुथल जो रियासत में है, इस बारे में इनसे बात करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में निकलने के बाद आज पहली बार हम इनसे बात करें। राणा साहब आदाब। तो पहला सवाल यही है कि क्या लग रहा है सियासी तौर आपको, क्योंकि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद करके बीजेपी ज्वाइन किया है, किस हद तक आप कामयाब हो गए हैं? क्योंकि ये लोगों की सेवा होती है, तो किस हद तक आप उसमें कामयाब हो गए? आपको याद होगा कि 2018 में जिस वक्त मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, तो आपने एक मेरा बड़ा एक इंटरव्यू किया था, और फिर 2020 में भी आप मुझे मिले, उस वक्त भी मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था। और मैंने आपसे 2018 में भी कहा था और 2020 में भी कहा था कि हमारी जो सियासत है वो है किसी एक ज़ात मज़हब पे नहीं है। मैं इस बात का ये
मेरा एक कन्विक्शन है और मेरी एक वो है कि हर जम्मू कश्मीर के हर वासी को, वो किसी भी ज़ात का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी इलाके का हो, रीजन सब रीजन का हो, बराबर का हक मिलना चाहिए। मैंने आपसे 2018 में भी कहा और मैंने उस वक्त ये भी कहा कि जम्मू के साथ इम्तियाज़ होता है और जम्मू के लोगों के साथ उनका हक नहीं मिलता। जम्मू का मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात है, मेरा मुराद उस वक्त भी थी और आज भी जो बात में जब मैं जम्मू का जिक्र करता हूँ उसमें पुंछ, राजौरी, डोडा के इलाका, कठुआ के पहाड़ी इलाके जो हैं और जितने भी हमारे जम्मू के इलाके हैं, हमने हमेशा ये चाहा कि इनकी बराबर की तरक्की हो। हमने बार बार ये कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए भी, आपको याद होगा कि कई बार हमारे इख्तिलाफ राय भी हुआ। आप गवाह हैं उस बात के, जब अकबर लोन साहब ने हमारे हरी सिंह साहब के ख़िलाफ़ कोई बात की थी असेंबली में, आपने उस वक्त भी मुझसे बात की और मैंने उनसे कहा कि पार्टी का कोई भी व्यू हो, लेकिन जहाँ तक हमारे हरी सिंह साहब का सवाल है, उनकी ज़ात पे कोई बात होगी वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। और हमारे हरी सिंह साहब की जब छुट्टी की भी बात हुई तो आपको याद होगा कि उधर भी उस वक्त भी मेरा असेंबली में तकरार हुआ और मैंने कहा कि मैं महाराज साहब की छुट्टी का पूरा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जिस जगह रहना है उस जगह की अगर आप आवाज़ नहीं बन सकते तो आपकी सियासत का कोई मकसद नहीं है। आज भी और कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये चाहते थे कि नहीं, वो ये समझते थे कि जहाँ बराबरी की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क आ रहा था और हमने एक रास्ता अलग किया और आज भी हमारी यही कोशिश है कि जम्मू को उसका हक मिले, कश्मीर को भी अपना हक मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर का हक कोई छीने, नहीं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उतना ही जम्मू कश्मीर का हमारा जम्मू है हक हमारा जितना कश्मीर है। कश्मीर भी हमारा है, कोई बेगाना नहीं है। वो मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये समझे कि नहीं जी कश्मीर अलग है, नहीं। लेकिन जम्मू हो, कश्मीर हो, कश्मीर में भी सब रीजन्स को उनका हक नहीं मिला। आप जानते हैं, आप कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, कुपवाड़ा कितना बैकवर्ड है, नहीं मिला। वहाँ पे भी श्रीनगर में ही सब कुछ कन्फाइन हो जाता है। शहर ख़ास जो है वो मैक्सिमम अपना निचोड़ निकाल लेता है। लेकिन आप देखिए जो आपके दूर दराज के इलाके हैं, कुपवाड़ा के, बारामूला के, 2019 के बाद मेरी आपसे 2020 में भी बात हुई और मैंने आपसे कहा उस वक्त कि जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को, हर इलाके को, हर खित्ते को बराबरी का हक नहीं दिया जाएगा, लोगों में इंतशार रहेगा। और हमारा कोई मकसद नहीं है कहीं पे भी होने का सियासत में, अगर हम अपने लोगों को इंसाफ नहीं दिलवा सकते। और मैं ये समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद, मेरी जब 20 में बात हुई उस वक्त मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही था, 18 में जब बात हुई उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, आप गवाह हैं। और मैंने हमेशा आपसे कहा कि बराबरी का हक होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ 2019 के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर के हर खित्ते की, रीजन सब रीजन की, हर ज़ात, बरादरी और मजहबी इम्तियाज़ के बिना यकसा तरक्की कराने की एक मुसलसल कोशिश की है। आज आप चले जाइए, आप तरक्की जिस किस्म के आज इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरवेंशंस हो रही हैं, आप देख लीजिए। दूर दराज के इलाकों में देखिए, सड़कों के जाल हैं, हस्पतालों के हेल्थ फैसिलिटीज़ का कितना अच्छा हुआ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ का कितना अच्छा हुआ है। मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ हो गया है,
लेकिन एक 4 साल में एक लोगों को एम्पावर करने की कोशिश हर इलाके में जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन हो रहा है और ये बड़ी एक तसल्ली की बात है। आज अगर जम्मू को उसका हक मिल रहा है तो राजौरी को भी उसका हक मिल रहा है, आज डोडा को भी उसका हक मिल रहा है, आज अगर श्रीनगर को उसका हक मिल रहा है तो कुपवाड़ा को भी मिल रहा है, आज गुरेज को भी अपना हक मिल रहा है, आज साधना पास और राजस्थान पास को भी खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि सियासत कोई किसी पोस्ट के लिए नहीं होती, सियासत किसी वो नहीं होती। हम सब लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में कि हम जम्मू कश्मीर को एक दोबारा से उसी जगह लाए जहां ये था। और आपने हाँ, आप मुतमईन हैं जो आपको अब नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलने के बाद डेवलपमेंट के लिहाज से, मजहबी रवादारी के हवाले से, यानी आप मुतमईन हैं। आपके बारे में ये कहा जाता था कि जो बीजेपी एक वो जमात है कि ये भी एक मखसूस तबके की इन्हें तर्जमानी करती है। राना साहब एक सेकुलर माइंड के आदमी हैं, यानी ये किसी ज़ात पात मजहब वगैरह। देखिए जी, मुझे आज 2 साल हो गए भाजपा में और मैं बड़ी जिम्मेवारी और वसूख से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसमें कोई ज़ात बरादरी का मसला नहीं है। उसमें यह है कि जो गरीब आदमी है, जो पिछड़ा हुआ है, जो वो पंक्ति के आखिर में खड़ा है, कतार के आखिर में खड़ा है, जिसको कुछ, उसका उत्थान करना है, लोगों को एम्पावर करना है, गरीब को उसका हक देना है। आप मुझे बताइए, आयुष्मान कार्ड है, 1 मिनट के लिए मैं मिसाल देता हूँ, 5 लाख रुपए आज मुफ्त इलाज आप करवा सकते हैं। क्या उसमें पूछा जाता है कि तुम्हारा मज़हब कौन है? आज जम्मू कश्मीर का हर बशर जो है उसको वो कार्ड मिला हुआ है 5 लाख रुपए का। 5 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है, शायद जो शहर में लोग बैठते हैं उनको अंदाज़ा नहीं है। मैंने वो भी देखा है और आपने भी देखा होगा, 1000 2-2 हज़ार रुपये के लिए कई बार लोगों के पास पैसे नहीं होते थे इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए। कैंसर के पेशेंट से जो इसलिए अपना इलाज नहीं करा सकते थे क्योंकि उनके पैसा नहीं था। हार्ट के पेशेंट थे, छोटे छोटे ऑपरेशन, गाल ब्लैडर, घुटनों के ऑपरेशन, लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं देते। आज मुफ्त दवाई है, मुफ्त इलाज है, 5 लाख रुपए तक आप कभी भी कर सकते हैं। राशन मिल रहा है, आज प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया था 5 साल और राशन दिया जाएगा। मुफ्त राशन कब दिया गया गरीब को? क्या उसमें पूछा जाता है कौन सा तुम्हारा मजहब है, कौन सी तुम्हारी ज़ात है? नहीं, आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको मिल जाता है। आज ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, उसकी गाइडलाइंस बन गई हैं। ये नहीं है कि बंदर बांट है जैसे पहले होती थी कि हाँ जी मेरा रिश्तेदार है तो मैंने दे दिया। नो, आज गाइडलाइंस बनी है और उस गाइडलाइंस में एक ही क्राइटेरिया है कि गरीब है तो उसको उसका हक मिले। तो मुझे बताइए, ये जितनी स्कीम्स हैं, आज अगर सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, ट्रेन कश्मीर पहुंचेगी, जम्मू और कश्मीर में आज अमन आ रहा है, तो क्या ये किसी एक मज़हब को फ़ायदा हो रहा है या किसी एक ज़ात को फ़ायदा हो रहा है? तो राणा साहब ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। और मैं आज आपको ये फिर बताऊँ, आपने कहा जी मेरा सोच सेकुलर है, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है हिंदू होने पे, लेकिन इस जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी मुसलमान है या मुसलमान है वो भी मेरा भाई है। मैं वो अपनी आज़ादी से अपना मज़हब निभाए, मैं अपनी आज़ादी से मज़हब निभाऊँ, ना मैं उसकी में मुदाखलत करूँ ना वो मेरे में मुदाखलत करे। और हम आपस में जम्मू कश्मीर में हमारा एक प्यार है, उस प्यार को हमने कायम रखना है। हाँ, कुछ अनासर हैं सियासी और गैर सियासी जो अपने मौक़िफ़ के लिए
लोगों में जात, बरादरी और मजहब के नाम पे और इलाके के नाम पे दरार डालना चाहते हैं। उन लोगों की शिनाख्त करने का वक्त आ चुका है। उनकी शिनाख्त होनी चाहिए। वो सिर्फ अपनी सियासी रोटियों को सेकने के लिए वो ये समझते हैं, जब जब जम्मू कश्मीर की तारीख में आप जानते हैं, जब जब उनकी साख कमज़ोर हुई, उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जिससे कि उनको फ़ायदा हो, चाहे उसके लिए आम आवाम को नुकसान हुआ हो। सही। खा वो कश्मीर में हो, खा जम्मू में भी हो। मैं समझता हूँ जो लोग सियासत में हैं और जम्मू कश्मीर में हैं, उनको एक ही अपने मौके बना के चलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की यकसा, हर इलाके की यकसा तरक्की हो, हर मज़हब, हर बरादरी और हर ज़ात के इम्तियाज़ के बिना मज़हब, मिल्लत, ज़ात, बरादरी सबको बराबर का हक मिले और यहाँ पे अमन आए। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी जो है, पिछले 30 साल से हम जूझ रहे हैं अमन के साथ। राना साहब, क्योंकि आपको गहरी नज़र है रियासती जो सियासी सूरत हाल 2018 के बाद, ख़ासकर 19 के बाद जो अनसर्टेनिटी, हड़ताल, पथराव वगैरह वगैरह, ये एब्रप्टली बंद हो गया है। इन्हें टूरिज़म शुरू हो गया है, इन्हें बच्चों की पढ़ाई 90% अटेंडेंस आज हुआ करती है स्कूल में, कॉलेज में। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस या ये जो सियासी जमातें हैं, इनको वो ग्रुप नहीं थी, सूरत हाल थी? देखिए, आपने हालात देखिए, देखिए आज कश्मीर के कुछ जिम्मेवार सियासतदान जो हैं वो ये कहते हैं कि हालात नॉर्मल नहीं हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता। 2009 आपने देखा, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, 2010 देखा, 2015 देखा, बिल्कुल देखा। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, कहाँ आज पत्थरबाजी, कहाँ आज हड़ताल, कहाँ आज पैलेट गन्स? यही पूछ रहा हूँ मैं एक मिनट, कहाँ आज वो लाशें जो गिरती थी, आपको याद है? किसी दिन 5 लोग, किसी दिन 9 लोग, याद है आपको? भूला तो नहीं है? अगर ये हालात नॉर्मल नहीं है, नॉर्मलसी की तरफ नहीं जाए, मैं नहीं कह रहा कि टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन आज की डेट में एक अंकुश लगा है। मुझे ये बताइए, सियासतदान, कोई अगर एक किलिंग हो जाती है तो मुझे कई बार कश्मीर के सियासतदान बयान देते, देखिए हालात ख़राब हो गए। क्या वो चाहते हैं कि यहाँ कत्लो गारत हो? ये कब्रिस्तान की सियासत नहीं चलेगी। ये कमज़ोर दिल्ली नहीं है, ये वो दिल्ली नहीं है जो फैसले नहीं कर सकता। ये नरेंद्र भाई मोदी का दिल्ली है। दृढ़ निश्चय के साथ और एक संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर में टेररिज्म ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब की सरकार अमित शाह साहब के नेतृत्व में काम कर रही है। और आप देखिए कि वहाँ कैसे उसको अमली जामा ज़मीन पर पहनाया जा रहा है। कश्मीरी मुसलमान बुरा नहीं है, कोई चाहता है कि बदअमनी हो? कोई माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्कूल जाए और पथराव में आ जाए? क्या कोई माँ चाहती है कि मेरा जवान बच्चा बाहर जाए और ताबूत में वापस आए? क्या कोई माँ चाहती है कि मेरा बच्चा जो है क्या कोई कश्मीरी माँ चाहती है? कश्मीर के लोग जो हैं वो कोई ख़राब लोग हैं? कभी कश्मीर के लोगों ने कोई वहाँ पे खुद बजाते खुद कोई वायलेंट लोग हैं? बिल्कुल नहीं, पीस लविंग लोग हैं, अमन चाहते हैं। आम आदमी अमन चाहता है, लेकिन कोई सियासतदान हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो इस वक्त तिल मिला रहे हैं, जो ये समझते हैं कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ फिर बदअमनी हो, बदहाली हो, क्योंकि उनकी सियासत जो है वो बदअमनी और बदहाली में चल सकती है। मुझे एक बात बताइए आप,
आपको याद है, मैं नाम नहीं दूंगा लोगों के, आपको याद है कि कश्मीर में चंद लोग हैं, एक इकोसिस्टम था टेररिज्म का, जिन्होंने हमेशा ये कोशिश की, और रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं चलती थी। मैं वजाहत नहीं करना चाहता क्योंकि आपसे मैं आपने बात को छेड़ा। रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ चलती थी 2009 में? आप बताइए, मैं हिस्सा था उस गवर्नमेंट का। 2010 का भी आपको मालूम है, 2015 का भी मालूम है। रिट किसी और की चलती थी। हड़ताल का ऐलान कोई करता था, बाजार बंद होता था। क्या गवर्नमेंट का रिट चलती थी? हम कहते हैं कश्मीरी, कश्मीरी बेचारा क्या करेगा? हड़ताल होती थी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी, चुपचाप देखना पड़ता था और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। आपको मालूम है, मैं अगर वजाहत करूं, आप भी जानते हैं, आज रिट ऑफ द गवर्नमेंट चलती है। इकोसिस्टम टेररिज्म का खत्म हो रहा है। टेरर फंडिंग होती थी, सबको मालूम था कहां से पैसा आता है, कैसे आता है, लेकिन सब खामोश थे क्योंकि कोई आदमी छेड़ना नहीं चाहता। लोगों को गुमराह मत करिए। ये कहना कि अब लोगों को डराया जा रहा है कि नहीं जी ये जो भाजपा है ये हिंदू राज है। हिंदू राज क्या है? आज कश्मीर में इकानमी बूस्ट पे है, अमन है, स्कूल लग रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, हर इलाके की यकसा तरक्की हो रही है। क्या आप शायद आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, पता नहीं आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। मेरे पास यहाँ दुकानदार तबका एक आया, कोई वो कैमरे में बात नहीं वो करेंगे, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा जनाब हमने जो इस वक्त इस दौरान में काम किया, तो हमने पिछले 30 साल में हमने काम नहीं किया। क्या कोई शिकारा वाला चाहता है कि वहाँ बदअमनी हो? अमरनाथ यात्रा कामयाब होती है तो आप समझते हैं कि बिना कश्मीर के लोगों के सपोर्ट के होती है? क्या अनंतनाग में पिट्ठू चाहते हैं कि अमरनाथ की यात्रा ना हो? क्या वो ये नहीं चाहते कि अमरनाथ में बेहतर सहूलियात हो ताकि ज़्यादा यात्री आए और ज़्यादा इकानमी? वही तो चलाते हैं। लेकिन हम आपके लोग ये कहना शुरू हो गए अमरनाथ में ये फैसिलिटी क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से, इनको कोई हमदर्दी नहीं है। मेरे कहने का जब पैलेट गन से लोग मरते थे वो भी तो कश्मीरी थे। वही मेरे कहने का मतलब। तो ये आज हालात बेहतर हैं, पॉलिटिकल आज हालात बेहतर, अमन आएगा तो तरक्की बढ़ेगी। बिल्कुल। कश्मीर की जो लॉस्ट ग्लोरी है वो बंदूक से नहीं वापस आएगी। वो बंदूक जब तक रहेगी कश्मीर की लास्ट ग्लोरी नहीं आएगी। बंदूक खत्म हो रही है, सबको इकट्ठे होकर टेररिज्म के खिलाफ। कश्मीरी मुसलमान जो है, आज भी कोई कश्मीरी पंडित मर जाता है उसके घर में जाके सारा वो करते हैं। गलत है? मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्या वो चाहते हैं कि वहाँ इकट्ठे रहें? सबको मिलके रहना है, सियासत में नहीं आना है। और ये जो है कि नहीं जी बीजेपी ये करेगी वो करेगी, कुछ नहीं करेगी। वो बीजेपी हालात को बेहतर करेगी, जम्मू कश्मीर को बेहतर करेगी, जम्मू कश्मीर में अमन लाएगी और जम्मू कश्मीर के हर इलाके को, हर वर्ग को। ये नहीं है कि चंद लोग फायदा उठाएंगे तो सिस्टम चलेगा। आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, एलजी गवर्नमेंट है, ये बेहतर है बनिस्बत जो आप भी उस का हिस्सा। मैं नहीं कह रहा, मैं ये देखिए बात सुनिए, एक बात मेरी याद रखिए, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो होती है,
बेस्ट ऑफ द बेस्ट गवर्नर्स रूल होगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेटिक रूल होगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑनेस्ट, वो मतवातन नहीं है लेजिस्लेचर का, क्योंकि उसमें ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, जितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक आम आदमी जो है वो रात को भी जाके अपने पॉलिटिकल नुमाइंदे को जाके पकड़ सकता है, 10 चीज़ें कर सकता है, वो होता है। लेकिन जहाँ तक हालात का सवाल है, ये कहना कि नहीं जी हालात ख़राब हैं जी, बहुत ख़राब हैं जी, गलत है। ये दैट्स बीइंग डिसऑनेस्ट। तो राणा साहब, आपने 2009 भी देखा, 10 भी देखा, 15 भी देखा, तो आज रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कर रहा है। आज ये नहीं है कि असलम साहब का रिश्तेदार है तो उसकी नौकरी लग जाएगी, ना ना ना, आज नौकरी लगेगी जिस गरीब की। वो पर्ची वाला सिस्टम भी खत्म हो गया, आज जो होगा मेरिट पे होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, गरीब आदमी को एम्पावर किया गया, नॉर्मलसी आ रही है। अब कहते हैं जी कोई इंसिडेंट हो जाता है, हो हालात खराब हो गए। They should contribute towards the normalcy of Jammu and Kashmir. Why should they be happy about an incident happening? एक भी आदमी मरता है, वो एक दुख की बात। कहते जी क्या हुआ जी, 4 साल में इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, वेल डन, वर्क वेल डन, और ये एक रास्ते की तरफ जा रहा है। अभी आपने बात की है ये जो यहाँ आपके ये आपके गुजर बरादरी है, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते थे, फॉरेस्ट राइट, वो आया। आज बिना गुजरों के हक को खाए हुए पहाड़ियों को भी आपका हक मिल रहा है, आप भी पहाड़ी हैं। गुजरों का हक छीने बिना पहाड़ियों को भी हक दिया जा रहा है। आज मुहर्रम का जुलूस निकला, ऐतिहासिक जुलूस निकला, निकला या नहीं निकला? निकला। तो आप में वही आज हैदरपुरा से फरमान नहीं जारी होते, नहीं, तो उसके आप भी हिस्से, वो बेचारे बुजुर्ग चले गए, लेकिन वही फरमान जारी करते थे, उसी पे हुकूमत चलती थी, सिस्टम नहीं। बिल्कुल। लोगों की बेहतरी होनी चाहिए, लोगों का, हाँ जो गलत है उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो आदमी आतंकवाद को प्रमोट करता है या आतंकवाद का सपोर्टर है या इकोसिस्टम का हिस्सा, इकोसिस्टम को तहस नहस नहीं किया। कुछ ऐसे लोग, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, ऐसे लोग थे जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को मरवा रहे थे। तो सियासत करिए, सियासत सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए नहीं होती। तो इलेक्शन के हवाले से क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि 1996 से लेकर आज तक जहाँ ये सफाई हो रही है, 1996 से लेकर आज तक जितने भी लोग एमएलए रहे, एमएलसी रहे, मिनिस्टर रहे, एमपी रहे, चीफ मिनिस्टर रहे या जो भी रहे, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खुल, उन पे भी वाइट पेपर आना चाहिए, सब पे। 96 से लेके 2018 तक जब तक रहा, किसी भी जात जमात के हों, खा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, वो होना चाहिए। जब बने तो क्या थे, जब गए तो क्या थे, क्यों नहीं होना चाहिए? जहां सफाई करनी है तो फिर पूरी सफाई होनी चाहिए। तो राणा साहब, इलेक्शन के हवाले से देरी, जिस तरह आपने कहा कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बेहतर है बनस्बत जो, कोई देरी नहीं है। ये भी इन्होंने बनाया कि नहीं जी वो बीजेपी नहीं चाहती, वो डरे हुए हैं। किससे डरना है हमने, किससे डरना है? आप बताइए। नहीं, वो ये कहते हैं कि डरे हुए, किससे डरे हुए हैं? आपकी अपनी जमीन तो है ही नहीं वहां। आज इलेक्शन करवाइए आप कश्मीर में, हो क्यों नहीं रहा? उस पर एक देखिए, मेरी बात सुनिए,
जो अभी म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन है उसमें ओबीसी को एक कोटा देना है, ओबीसी को एक कोटा देना है, वो उसकी एक और डी उसकी एक प्रॉपर वो हो रही है, क्या कहते हैं उसको, डीलिमिटेशन हो रही है, वो हो रही है, और इस वजह से डिले है, कोई और डिले नहीं है। और वो बीजेपी वाले गए और उन्होंने वहाँ पे करा दिया। और भाई हम अपनी कोर ग्रुप की मीटिंग अपनी पार्टी अफेयर्स के लिए वहाँ ये डिस्कस भी नहीं हमसे किसी ने किया कि इलेक्शन कराना, ये हमारा काम है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। वो तो ओबीसी को कोटा देना है, रिप्रेजेंटेशंस आई हैं सिविल, आप जाइए कितनी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इलेक्शन। हाँ जी, होना चाहिए, होना क्या होगा। अच्छा ये आपका असेंबली की जहाँ तक इलेक्शन है, डीलिमिटेशन का एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, डीलिमिटेशन हुई, उसके बाद जिस दिन इलेक्शन कमीशन चाहेगी उस दिन ये अनाउंस हो जाएगी। आप नहीं मानते 6 साल हो गए? 6 साल किसको हुए? मतलब जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के बगैर जिस तरह। मेरी बात सुन लीजिए, 6 साल नहीं हुए, 2019 के बाद ये यूटी बनी, हाँ उसके बाद डीलिमिटेशन का प्रोसेस चला, सही, डीलिमिटेशन का प्रोसेस अभी खत्म हुआ, सही। इलेक्शन कमीशन जिस दिन ये समझेगी कि 2017 से गवर्नर आप, और एक वर्क इन प्रोग्रेस है, काम हो रहा है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ये समझेगी कि ये मुनासिब वक्त है, उस दिन इलेक्शन हो जाएगा। राणा साहब आप मुझे ये बताइए, और इलेक्शन बीजेपी ने नहीं करवानी है, इस गलतफहमी में मत रहिए। हाँ, और ये जो कहते हैं डर गए, इनकी अपनी जगह क्या है? आप कश्मीर को नहीं जानते? मैं जलसा एक भी करता है उसमें भी बहुत लोग होते हैं, दूसरा भी करता है उसमें भी बहुत लोग होते हैं, तीसरा भी करता है उसमें भी बहुत लोग होते हैं, चौथा भी करता है, चारों सोचते हैं हम शेर हैं। फैसला जब पता लगता है, वो पता लगता है, आपको पता है फिर कैसे है। राणा साहब 370 के बारे में अब हो गया, मतलब 35 से भी गए, कुछ लोगों का मानना है इससे ज़्यादा फर्क जम्मू वालों को पड़ा है, यानी 3 हिस्से हो गए स्टेट को, अलग अलग लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर। अब बहरहाल इसका ज़्यादा नुकसान जम्मू वालों को है। बड़ी फिक्र हो गई है कश्मीरी लीडरों को जम्मू की, एकदम। जो लोग जम्मू का नाम नहीं सुन के राजी थे, जो लोग जब आप कहते हैं कि जम्मू की बात 2018 में की या पहले भी की, असेंबली में भी की मैंने, उस वक्त भी आपको पता है कि हमारे कुछ नेता, मैं नहीं कहता सारे, कुछ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे थे जो ओपनली जम्मू के खिलाफ बात करते थे, आज भी करते, लेकिन सबको आज फिक्र क्या है? जम्मू की बड़ी फिक्र है कि जम्मू के साथ बहुत जुल्म हो गया, जम्मू के साथ बहुत जुल्म हो गया। अगर इतनी ही चिंता थी जम्मू की, तो जब जम्मू ये कहता था कि मुझे बराबरी का हक दो, तो वो हक क्यों नहीं दिया? नहीं, आज ये जो मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है, अब डेवलपमेंट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, नहीं अलबत्ता डेवलपमेंट के हिसाब से मैं आज आपको बता दूं, जिस किस्म की डेवलपमेंट जम्मू सूबा में हो रही है और कश्मीर में भी हो रही है, यकसा हो रही है। जम्मू जो है नॉर्दर्न इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट टाउन बन के सामने आएगा। आज हर चीज़ में जम्मू को बराबरी का हक मिल रहा है, डेवलपमेंट में। रूरल एरियाज में जाइए, सड़कें देखिए, जाइए आप, यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल रहा है, यहाँ आईआईटी खुल रहा है, यहाँ आईएम खुल रहा है, लेकिन ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जम्मू से रजौरी की रोड थी, जम्मू रजौरी पुंछ की रोड, आपको हालात पता, जाइए आज रोड की हालत देखिए क्या बन रही है। जो दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे बन रही है 5 घंटे में।
ट्रेन कश्मीर तक राणा जाती। साहब, ज़्यादातर रोल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, आप इसके बराबर हिस्सेदार थे। आपने बीच में कभी ऐसा हमेशा हमेशा आपने बोला कभी ये हमेशा। वर्किंग कमेटी मीटिंग हो, हमेशा, जो भी मीटिंग हमेशा, हो, हमेशा। क्योंकि उमर साहब के नजदीक थे, हमेशा, हुआ करते हैं, हमेशा, फारूक साहब, हमेशा। आपने कभी ये इस तरह जिस तरह इस वक्त किया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैंने ज्यादा- पहले कहा नहीं, जब आप 2018 में हाँ, मुझे मिले, हाँ। आपने खुद ही कहा मुझे अभी बैठने से पहले कि 2018 में जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, मैंने आपको कहा कि जहाँ तक जम्मू के साथ ज्यादती का सवाल है वो नहीं है। फिर आप देखिए असेंबली में भी जब हमारा हरी सिंह साहब की छुट्टी का मसला आया, आप जाइए रिकॉर्ड देखिए असेंबली का, मैंने खड़े होकर जम्मू की बात की। जब मैं डिलिमिटेशन कमीशन के सामने गया एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा कि जम्मू मस्ट गेट्स इट्स ड्यू, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड इन राइटिंग। ये कोई नहीं कह सकता कि वहाँ पे हम नहीं बोलते थे। वर्किंग कमेटी में हमने हमेशा कहा कि हमें जम्मू को अपना राइट मिलना चाहिए, और मैं आपको बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि हमने किसी को हमारे ऊपर किसी को बुलडोज़र नहीं चलाने दिया हमने, जितनी देर हम थे। और ये भी मैं नहीं कहूँगा कि मुझे लीडरशिप की सपोर्ट नहीं थी, लेकिन वहाँ ये उसमें कि ये जम्मू की बात कर रहा है तो ये जम्मू की बात को रोको। लेकिन आप भी जानते हैं, 2009 से जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, लीडरशिप को साइड पे रखिए, वहाँ ऐसे अनासर थे ओके, वहाँ पे कहा कि साहब इसको यहाँ से निकालिए, अगर ये निकलेगा तभी होगा, नहीं तो हमारी तो साख ही ख़त्म हो गई कश्मीर में, क्योंकि जम्मू का आदमी बैठा है। जब डेपुटेशन गया था MLAs का, हाँ लीडरशिप की बात ये है, उनको ये था, क्यों? क्योंकि अवाम मेरे साथ था। आपने देखा जब मेरे वो ऑफिस वो लगता था, ग्रीवेंसेस सेल का ऑफिस लगता था, लोग वहाँ 400-400 500-500 लोग मेरे पास आते थे कश्मीर से, और वहाँ बुजुर्ग औरतें और बुजुर्ग लोग कहते थे इशूज असल, और हमारे कुछ साथी कहते थे मुठ लालशू टिक्काधारी तिरकधारी, वो आप जानते, सब कुछ जानते हो, असल मेरे साथ बात मत करो। हाँ, मैं लीडरशिप की बात नहीं करता, वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन वहाँ थे अनासर, और उन अनासरों ने ही लीडरशिप के दिमाग को घेरा, और घेर के ये कहा कि नहीं 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 जनाब, नहीं 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 जनाब, नहीं 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 जनाब। राणा साहब, ये जो स्टेट को बाइफरकेट किया है, क्या मानते हैं आप? बशर्ते स्टेट के बाशिंदे, लद्दाख हमेशा यूटी चाहता था, लद्दाख की एक स्ट्रगल रही यूटी के लिए, उन्होंने यूटी मांगा, उनको यूटी मिला। जम्मू कश्मीर यूटी बना है, ये दोबारा स्टेट बनेगा जिसमें हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ यूटी में ऐसी पावर्स हैं दिल्ली के पास जो स्टेट में नहीं हो सकती, और जो इस वक्त सिचुएशन 2019 से पहले थी, ख़ास तौर पे मिलिटेंसी की, और जो यहाँ मिलिटेंसी की वजह से जो उसके ऑफ शूट्स थे, जो इकोसिस्टम था, उसको करेक्ट करने के लिए कुछ एक पावर्स दिल्ली को चाहिए, और ये वो कमज़ोर दिल्ली नहीं है जो फैसला नहीं कर सकता। मोदी साहब और अमित शाह साहब, मोदी साहब के नेतृत्व में अमित शाह साहब गृह मंत्री के तौर पे सुदृढ़ संकल्प और निश्चय के साथ काम करते हैं, और लोगों को ये आज लोगों को मालूम है कि वहाँ ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। जब पत्थरबाजी होती थी, बुरा ना बनाइए आप, बात अगर सच्ची करनी हो ना तो बड़ी कड़वी लगती है। और असलम साहब, आप जितना मर्जी शराफत का वो पहन लें कि नहीं जी मुझे कुछ पता नहीं, सब पता है आपको, क्योंकि मैंने आपने मेरे साथ काम किया, आपको सब पता। पत्थरबाजी होती थी, सही, और ये सब ये गवर्नमेंट को भी पता था, ये मैं नहीं कह रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी कुछ थे जो पत्थरबाजों को पैसे देते थे।
क्योंकि गवर्नमेंट की रिट नहीं चलती थी, अपीजमेंट करनी पड़ती थी, कमजोरी थी, आपको पता है, और लीडरशिप को भी पता था, गवर्नमेंट को भी पता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वही करती थी, कमजोर थी। आज ये है टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टेररिज्म के इकोसिस्टम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उस पर दृढ़ निश्चय है। और जो टेररिज्म का परपेट्रेटर है पाकिस्तान, उसको भी क्लियर मैसेज है, नो टॉलरेंस टू टेररिज्म, its ecosystem, and the perpetrators of terrorism also know that a determined India under the strong leadership of the Prime Minister will not allow terrorism to grow in this country. वो करते रहे कोशिश, उनकी कोशिश नाकामयाब होगी। तो आने वाले जो इलेक्शन हो चाहे जब भी हो, तो क्या लग रहा है आपको जम्मू के हवाले से, खास कर क्योंकि जम्मू तक ही मैं बताऊँ आपको, शायद मैंने नहीं सुना क्या बीजेपी जब भी इलेक्शन होगी बीजेपी यहाँ हुकूमत बनाएगी, और बीजेपी जो है वो लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होके आएगी, और बीजेपी यहाँ हुकूमत बनाएगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी की इंतकामी सियासत करेगी, जिस तरह लाल सिंह को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोगों को किया गया। तो क्या देखिए, मैं वो उसमें नहीं जाऊंगा कि लाल सिंह जी के वो एजेंसीज जाने वो जाने। मैंने तो आपसे पहले कहा कि 1996 से लेके आज तक मैंने आपसे कहा, मैं वो क्या है, आपने कहा इंतकामी सियासत से उसमें नहीं जानता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ आप टेररिज्म को ख़त्म कर रहे हैं, जहाँ टेररिज्म के इकोसिस्टम को कर रहे हैं, 1996 से लेके 2018 तक, जब तक असेंबली रही, मैंने आपसे कहा जितने भी एमएलए रहे, जितने भी एमएलसी रहे, उसमें मैं भी तो रहा ना 14-15 साल लेजिस्लेचर में। तो मैं कह रहा हूँ सभी, कोई भी पार्टी का हो, उन पे पूरा वाइट पेपर बनना चाहिए। कश्मीर में क्योंकि अगर यहाँ लोग सफ़र किए तो जिम्मेवारी तो सबकी है ना। जिसने यहाँ हुकूमत की है और जिसने ज़्यादा हुकूमत की है, खा वो मैं हूँ खा आप हैं, कश्मीर के हालात की जिम्मेवारी से वो कहेंगे मेरा कोई कसूर नहीं है जी। बीजेपी तो अभी आई, बीजेपी तो अभी आई पिछले 4-5 साल से कश्मीर में हुकूमत में, तो बीजेपी 3 ही साल रही। जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए, जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए, क्या इसकी जिम्मेवारी लीडरशिप की नहीं है जो यहाँ थी? सभी कोई कहे नहीं जी मैं तो बड़ा आज जम्मू कश्मीर के लोगों का बड़ा नंबरदार हूँ, लेकिन मैंने जब लोग मारे थे उस वक्त बात और थी, अब मैं दोबारा जाग गया हूँ, वो नहीं चलेगा। आज़ाद साहब सियासत में आ गए हैं जी लोग। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। ये आप मानते जो आदमी यहाँ हुकूमत करके गया वो जिम्मेवार नहीं है जो हालात बने? बिल्कुल जिम्मेदार है, बिल्कुल है, जिम्मेदार तो है। आज कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं जी हालात बड़े खराब हो गए। माफी चाहता हूं आपसे, कांग्रेस अगर जिम्मेवारी ठहरानी हो तो कांग्रेस की जिम्मेवारी नंबर 1 बनती है। 53, 84, 99, 87, और वहां पे देखिए जो हुआ, कश्मीरी पंडित निकले, कौन जिम्मेवार है? तो ये कहना कि नहीं जी हमारी कोई जिम्मेवारी, हम तो कश्मीरियों के हक के हैं, तो बाकी बीजेपी तो अभी आई जम्मू कश्मीर की हुकूमत में जुमा पिछले 8 दिन से, तो बाकी किसी की जिम्मेवारी नहीं। तो राणा साहब, आज़ाद साहब का, और जिसे हुकूमत होती है ना, उस वक्त की बयानबाजी को देखिए, कोई टाफियां ढूंढता है,
कोई कहता है ये कश्मीरी जो हैं ये गलत हैं, जो बयान है मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं मेरी आदत नहीं है। और अब इस वक्त सारे हमदर्द हैं कश्मीरियों के। कश्मीरियों का वो हमदर्द है जो अमन लाए, जो वो उन अनासर को करे, इसकी शनाख्त करनी चाहिए कश्मीरियों को। कश्मीरी अवाम जो है ना बेसिकली शरीफ है, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। यानी इस्तेमाल किया जाता है और कश्मीरी जो है वो एक अपनी आइडेंटिटी का उसको प्राइड है। उसको डराया जाता है जब हुकूमत चली जाती है कि तुम्हारी आइडेंटिटी खतरे में है, तो वो बेचारा गरीब आदमी सोचता पता नहीं शायद मेरी आइडेंटिटी खतरे में है। वो कहता है चलो यार मेरी आइडेंटिटी शायद खतरे में है, तो इसलिए कश्मीरी की आइडेंटिटी जो है वो उसकी इज्जत और उसकी हिफाजत हमेशा होगी। लेकिन जो लोग आतंकवाद चला रहे हैं, टेररिज्म चला रहे हैं, जो लोग बदअमनी कर रहे हैं, जो जहाँ ज़मीन पे कर रहे हैं, जिन्होंने लोगों के साथ इत्तिसाल किया, उनको सबक दिया जाए। तो आज़ाद साहब की बात मैंने की, अब लोकल सियासत में कूद पड़े हैं, तो किस नज़र से देखते हैं आप? तो आज़ाद साहब का फैसला, आज़ाद साहब एक हर सियासत में नहीं, वो आज़ाद साहब का देखिए, आज़ाद साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आज़ाद साहब एक कदावर नेता हैं। उन्होंने एक फ़ैसला लिया है, वो एक नेशनल लेवल के लीडर हैं और उन्होंने अगर एक फ़ैसला लिया है तो वो उनका फ़ैसला है और वो खुद जानते हैं उस फैसले के बारे में। मैं अगर कह दूँगा आज़ाद साहब अच्छे हैं तो वो आपके 4 लोग कहना शुरू करेंगे आज़ाद साहब बीजेपी के। भाई आज़ाद साहब बीजेपी की वजह से है, आज़ाद साहब अपनी वजह से है। यहाँ आज़ाद साहब ने फैसला जो लिया वो उनका फैसला है। वो फैसला जो है वो उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। और एक कदावर नेता है, कोई गुलाम नबी आज़ाद कोई छोटा नेता नहीं है, एक कदावर नेता है, नेशनल लेवल का नेता है। तो इसलिए उनके फैसले पे मैं कौन हूँ, एक छोटा सा अदना सा सियासी वर्कर जो बात करूँ। तो राना साहब आपकी मतलब उमर साहब के साथ मतलब सियासत के बगैर भी ताल्लुकात या डॉक्टर साहब के साथ, तो बीच में कभी आपकी बातचीत हो पाई है आपस में? नहीं, देखिए मैं आपको बात बिल्कुल साफ कह दूं कि मैंने जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब का सवाल है, मैंने उनके साथ मेरे बड़े संबंध रहे हैं और मैंने सियासी इख्तिलाफ राय हुए, शायद कुछ ऐसे हालात बने जहाँ उनको लगा कि मेरा वहाँ पे मेरा जो उनको लगा कि शायद मेरा जो रुझान है वो है, क्योंकि कुछ लोग उनके आसपास थे जिन्होंने उनको बार बार 2-2.5 साल यही कहा कि ये बीजेपी का आदमी है। वो पहले भी यही करते रहते थे, लेकिन 2-2.5 साल में उन्होंने काफ़ी किया। तो जितना अपने तरीके से हम निभा सकते थे वो हमने निभाया। और चूँकि मैंने उनके साथ बड़ा नज़दीकी तौर पे काम किया है, मैं उनकी ज़ात पे कभी कोई बात नहीं की है, ना करूँ। कभी उनसे पूछा गया भी आप, मगर वो भी मुहतात रहे आपके हवाले से बात करने में? क्योंकि मैं नहीं समझ सकता कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ। जहाँ पे भी मैंने काम किया बड़ी सिंसेरिटी और बड़ी मेहनत के साथ काम किया। और हाँ, रास्ते बदल गए, वो रास्ते बदल गए। तो आपके भी आपके बहुत सारे चाहने वाले कश्मीर में, मगर आपको कम देखा जा रहा है। कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर आपको मालूम है मेरे बड़े दोस्त हैं, आप जानते हैं, मेरे ज़ाती तल्कात कश्मीर में बहुत हैं। और मैं यकीन मानिए कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो आप जानते हैं कि आपने तो चूँकि इलेक्शंस भी कवर की, मुझे मौका मिला है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इलाके में मैं बार बार घूमा हूँ, इंटीरियर एरियाज़ में। और मिलिटेंसी के दौरान भी मुझे मौका मिला कि मैं इंटीरियर्स में भी जाऊँ। और कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत ही पुरखलूस लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और
मैं लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे याद है जिस वक्त ये कुछ लोग बड़ा शोर डालने लगे तो ये कहने लगे कि ये मोटलाल शू तिलकधारी इसको निकालो। तो मैं चला गया नवाज सूब में, वहाँ सारे दिग्गज नेता बैठे थे, तो मैंने वहाँ तकरीर की और मैंने कहा कि भाई ये सब लोग कहते हैं कि मैं जो है आप लोगों के साथ वो करता हूँ, कोई इम्तियाज़ करता हूँ क्योंकि मैं जम्मू से हूँ। और मैंने तकरीर की तो मैंने कहा कि अगर आपको काम करने की कोशिश, क्योंकि मेरी आपको मालूम आदत ये है कि अभी भी यहाँ आप देखिए, आपने देखा अभी देखा होगा कि रोज़ 100-200 आदमी रहा है। तो मेरी ये सियासत का एक मेरा मौका भी है कि लोगों के काम होने चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए, वो कोशिश होनी चाहिए और जेन्युइन होनी चाहिए। तो जब मैं वहाँ से निकला तकरीर ख़त्म करके, तो मैंने कहा कि अगर आप में से एक आदमी भी खड़ा होकर ये कह दे कि आप आए और मैंने आपका काम करने की कोशिश नहीं की, आपके साथ कोई बदसलूकी की, तो मैं भी यहाँ से इस्तीफ़ा दूंगा, लेजिस्लेचर से भी इस्तीफ़ा दूंगा और ये सरकार से भी इस्तीफ़ा दूंगा। क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं था। उमर साहब को मैंने 3 बार इस्तीफ़ा दिया था उस दौरान में, 2 साल में, तो मुझे कोई लालच नहीं था। जब मैं पार्टी में भी आया तो मैं बड़ा वॉलंटियर करके मैंने कहा कि मैं पार्टी का काम करूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ लोग अनकम्फर्टेबल हैं पार्टी में, क्योंकि वो समझते हैं कि इसको यहाँ नहीं बिठाना चाहिए। तो मुझे क्या लालच था वहाँ बैठने का। और आपको मालूम ही है 2009, 2010, 2011 में कितने मुश्किल हालात थे और उन मुश्किल हालात में हमने क्या काम किया वो आपको भी मालूम है। लेकिन मैं जब वहाँ से निकला तो जो कश्मीर के हमारे नेता बैठे थे वहाँ, वो तो चले गए, और वहाँ जो कश्मीरी बैठे थे हमारे ऑफिस बेरर, कोई यहाँ मुझे चूमे, कोई यहाँ चूमे, कि तुमको किसने कहा? जितना प्यार उन्होंने दिया कश्मीर के लोगों ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं जो आम वर्कर कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, उसका भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बड़ा प्यार दिया। ये लीडरों को छोड़िए, 5, 7, 10 है, इनका है क्या? ये इन्होंने ये जो है वो छोड़ दीजिए। टॉप लीडरशिप के साथ मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये जो है वहाँ चेले चाहते, ये बेड़ा गर्क किया है इन्होंने और ये बेड़ा गर्क करेंगे। इनको कोई लोगों का वेलफेयर का इंटरेस्ट नहीं, इनको अपना इंटरेस्ट है, वो चलाए। मैं उस पर कमेंट ही नहीं करना चाहता। और मैं ये बात आपसे नहीं कह रहा, मैं उनके मुंह पे कहता था, तब भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ। मुझे वो डर भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं, उस वक्त नहीं कहता था, मैं मुंह पे कहता था। तो राणा साहब, जब आपने कहा वर्किंग कमेटी में, मैं तो मुंह पे कहता था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं नाम लेके कहूंगा कि मैं उनके मुंह पे कहता था कि आप लोग गलत कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है, जब आप निकले पार्टी से, पार्टी को खैराबाद किया है, तो सारे आपके साथ नहीं निकले जम्मू से, तो कोई खास वजह, या तो आपने कन्विंस नहीं किया उनको, या वो आपके राय के साथ नहीं थे, क्या असल क्या वजह है? तो सारे कौन से नहीं, मतलब जिसमें और भी रतनलाल जी, बाकी जिस तरह बाकी लोग यहाँ हैं। रतनलाल जी भी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं किसी के बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन काफ़ी लोग आपको मालूम है निकले, और जो लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कामयाब हुए, मैंने किसी को नहीं कहा छोड़, ये भी मैं आपको बता, किसी को नहीं। एक भी आदमी ऐसा कह रहे कि मैंने कहा कि आप छोड़िए और मेरे साथ चलिए, मैंने किसी को नहीं, क्योंकि ये अपना फैसला है। मैंने लोगों से ये कहा कि भाई आपका फैसला है। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लोगों को कहा कि आपका फैसला है, आप फैसला करिए। जो लोग आए वो आ गए, और मैंने किसी से नहीं कहा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिस्पैशनेटली देखें तो काफ़ी लोग जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सरगर्दा थे, वो सारे ही आ गए। बहुत बहुत बात शुक्रिया आपका, बहुत आपने बात की है, तफसील में बात की है, आपने वक्त दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।